आयला, ऑन को कुछ और दो ना। क्या दूं? ठंडा यख पानी, एक गिलास खुद पियो और एक गिलास मुझे पिला। अम्मी आप क्या लेंगी? जहर खिला दो मुझे। हो शमसा, क्या हो गया तुम्हें? क्यों ऐसी बातें करती हो? ईजान मैं तो आना ही नहीं चाह रही थी, तो जोया मुझे खींच के लेके आई है। ओके बैरिस्टर साहब, मैं ऑन से मशवरा करके आज ही आपको बताता हूँ। जी तुम तो कह रहे थे कि तुम मसरूफ हो, नहीं आ पाओगे लंच पे। जी बीजान, वो बात ही ऐसी हुई कि ऑफिस से आना पड़ा। तुम्हारी राहत से आखिरी बार कब बात हुई? कल बात हुई थी, सब खैरियत है? ऑन तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। क्या हो गया अम्मी? और ये क्या हाल बना लिया आपने अपना? अरे छोड़ो बेटा, इसकी तो आदत है, जरा जरा सी बात को दिल पर लगा लेती है। ईजान आप एक माँ के जज्बात नहीं समझ सकती। अच्छा, मेरी तो खैर कोई औलाद ही नहीं थी। तुम्हें याद नहीं राहत ने कितना परेशान किया मुझे, कितना दुख दिया उसने। मेरी बच्ची भी खुश नहीं है। अम्मी खुद से फर्ज करके बैठ गई हैं आप। आयला बेटा बताओ, ऑन कहाँ है? वो नहीं आया क्या तुम्हारे साथ? बीजान वो शायद बाहर है, मैं बुला के लाती हूँ। अगर ये खुश ना होती ना तो इतना बन संवर कर ना आती। एक्टिंग कर रही है खुश होने की, जानती हूँ मैं इसे। अम्मी आयला कहाँ गई? बाहर गई है ऑन को बुलाने। तुम जाओ, जाकर उससे पूछ लो और फिर खाना लगा दो। तुम्हारी माँ का तो कोई प्रोग्राम नहीं है आज बिस्तर से निकलने का। तुम्हारी भतीजी ने रुखसती से पहले ही मुझे दिन में तारे दिखा दिए। आयला दोस्त थी उसकी, तो क्या पता उसने बुलाया। एक दूसरे के लिए अपना दिल साफ रखो। जाओ शाबाश, जाओ सो जाओ अब। मुझे क्यों घूर रहे हैं आप? और मेरी एक बात सुन लो, अपनी बीवियों के कानों से सुनना और उसकी आंखों से देखना बंद कर दो। अरे बेटा, दो ही तो तुम भाई हो। साकिब ने तो मेरी रात की नींद बर्बाद कर दी। मैंने इसे कहा था कि तुम्हें बुला कर लाए। वो तो अच्छा किया आपने बीजान। ठीक है, मैं सुबह ही बिठा के पूछता हूँ। चलो तो ठीक है, अब जाओ तुम दोनों, जाके आराम करो। बिठाओ, उससे पूछो कि मसला क्या है आखिर उसका, और ये शामी क्यों उसका पल्लू पकड़े घूम रहा है। रात के लगभग 11 बज रहे थे। पूरा घर शांत था। एला बालकनी में खड़ी आसमान की तरफ देख रही थी। हवा तेज चल रही थी, लेकिन उसके मन में चल रहा तूफान उससे कहीं ज्यादा भयानक था। पीछे से ऑन धीरे धीरे उसके पास आया। कुछ पल तक दोनों बिना कुछ बोले खामोशी से खड़े रहे। फिर ऑन ने धीरे से कहा, ठंड बढ़ रही है, अंदर चलो। एला ने उसकी तरफ देखे बिना जवाब दिया। जब से ये सब शुरू हुआ है, मेरे अंदर की ठंड खत्म ही नहीं हो रही। ऑन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, डर लग रहा है। एला हल्का सा मुस्कुराई। पहले लगता था, अब नहीं, अब सिर्फ एक डर है कि कहीं तुम्हें कुछ न हो जाए। ऑन ने पहली बार उसका हाथ अपने हाथ में लिया। जब तक मैं जिंदा हूं, तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। एला उसकी आंखों में देखने लगी। और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? ऑन ने उसकी बात बीच में ही रोक दी। ऐसा कुछ नहीं होगा। उसी समय आरिफ का फोन आया। ऑन ने तुरंत कॉल रिसीव की। हाँ आरिफ। दूसरी तरफ से घबराई हुई आवाज आई। ऑन, अभी इसी वक्त घर से बाहर मत निकलना। ऑन चौंक गया। क्यों? हमने विक्रम के 2 आदमियों को तुम्हारे इलाके में देखा है।
मुझे लगता है वो आज रात कोई हरकत करने वाले हैं। ऑन गंभीर हो गया। तुम कहाँ हो? बस 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ। कॉल कट गई। ऑन ने तुरंत पूरे घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद करने को कहा। घर के सभी लोग हॉल में इकट्ठा हो गए। जोया ने घबरा कर पूछा, क्या हुआ? ऑन ने शांत रहने की कोशिश करते हुए कहा, बस थोड़ी सावधानी रखनी है। इसी दौरान घर के बाहर एक काली एसयूवी आकर धीरे से रुकी। अंदर बैठे 4 नकाबपोश लोग घर को ध्यान से देख रहे थे। ड्राइवर बोला, बॉस ने कहा है, लड़की जिंदा चाहिए। दूसरा आदमी मुस्कुराया, अगर बीच में ऑन आ गया तो उसे हमेशा के लिए रास्ते से हटा देना। गाड़ी की लाइट बंद हो गई। चारों आदमी अलग अलग दिशा में फैल गए। उधर आरिफ अपनी कार पूरी रफ्तार से चला रहा था। उसके फोन पर लगातार लोकेशन अपडेट आ रही थी। उसने अपने साथी नदीम से कहा, घर के पीछे वाले रास्ते पर नजर रखना। जी सर। कुछ ही मिनटों बाद घर के पीछे की दीवार के पास हल्की सी आहट हुई। एक नकाबपोश आदमी बड़ी आसानी से दीवार फांदकर अंदर कूद गया। उसके पीछे दूसरा आदमी भी अंदर आ गया। उन्होंने जेब से कोई छोटा सा उपकरण निकाला। कुछ सेकंड बाद पूरे घर की बिजली बंद हो गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। जोया घबरा गई। लाइट चली गई। शमसा डर कर बोली, या अल्लाह। ऑन ने तुरंत मोबाइल की टॉर्च जलाई। कोई भी अपनी जगह से मत हिलना। इतने में बाहर से शीशा टूटने की तेज आवाज आई। धड़ाम। एला चौंक गई। ऑन दौड़कर उस तरफ गया। तभी पीछे से एक नकाबपोश आदमी ने एला का हाथ पकड़ लिया। एला जोर से चीखी। ऑन बिजली की तरह पलटा। उसने देखा 2 आदमी एला को घसीटते हुए बाहर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑन पूरी ताकत से उनकी तरफ दौड़ा। एक आदमी ने लोहे की रॉड से उस पर हमला किया। ऑन झुक गया। रॉड दीवार से टकराए। ऑन ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर जोर से मोड़ा। रॉड नीचे गिर गई। दूसरा आदमी एला को खींचता रहा। एला ने पूरी ताकत से उसकी कलाई पर दांत गड़ा दिए। वह दर्द से चिल्ला उठा। आह! एला उसके चंगुल से निकल गई। तभी तीसरा नकाबपोश पीछे से आया और ऑन पर चाकू से हमला कर दिया। चाकू ऑन के बाजू को चीरता हुआ निकल गया। खून बहने लगा। एला चीख पड़ी, लेकिन ऑन दर्द की परवाह किए बिना हमलावर पर टूट पड़ा। उसने एक जोरदार मुक्का उसके चेहरे पर मारा। वह आदमी जमीन पर गिर पड़ा। उसी समय बाहर से पुलिस सायरन की आवाज गूंज उठी। आरिफ अपनी टीम के साथ पहुंच चुका था। कोई भागने न पाए। चारों तरफ भगदड़ मच गई। 2 हमलावर दीवार फांदकर भाग निकले। एक पुलिस के हत्थे चढ़ गया, लेकिन चौथा आदमी भागते भागते अचानक रुक गया। उसने जेब से छोटा सा लिफाफा निकाला, उसे जमीन पर फेंका और अंधेरे में गायब हो गया। आरिफ ने दौड़कर लिफाफा उठाया। उसके अंदर एक पेन ड्राइव और एक चिट्ठी थी। ऑन ने चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था, तारानकन, आज तो सिर्फ तुम्हारी तैयारी देखनी थी। अगली बार तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। अगर सच जानना है तो कल सुबह 10 बजे पुराने चच के कब्रिस्तान में आना, अकेले, वरना अगली लाश तुम्हारे अपने घर से उठेगी। तारानकन। नीचे सिर्फ एक नाम लिखा था, तारानकन, विक्रम तारानकन। पूरा हॉल खामोश हो गया। एला ने कांपते हुए ऑन के हाथ से चिट्ठी ली। उसकी आंखों में डर नहीं था, इस बार उनमें गुस्सा था। वह धीरे धीरे बोली, अब बहुत हो गया। ऑन ने उसकी तरफ देखा। एला ने दृढ़ आवाज में कहा, अब भागेंगे वो लोग, हम नहीं। उसी समय आरिफ ने पेन ड्राइव अपने लैपटॉप में लगाए। स्क्रीन पर एक वीडियो चलने लगा। वीडियो में एक आदमी कुर्सी से बंधा हुआ था। उसका चेहरा चोटों से भरा हुआ था। कुछ सेकंड बाद उसने कैमरे की तरफ देखकर टूटी हुई आवाज में कहा, ऑन, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो समझ लो, विक्रम ने खेल का अगला दौर शुरू कर दिया है। और जिस सच को तुम ढूंढ रहे हो वह तुम्हारे अपने घर की दीवारों के अंदर छिपा है। वीडियो अचानक बंद हो गया। स्क्रीन काली पड़ गई और कमरे में मौजूद हर इंसान के मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, तारानकन, आखिर घर की दीवारों के भीतर ऐसा कौन सा राज दफन था जिसके लिए विक्रम इतने वर्षों से खून बहा रहा था। तारानकन। रात के लगभग 2 बज चुके थे। पूरे घर में सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन किसी की आंखों में नींद नहीं थी। ऑन के बाजू पर पट्टी बंध चुकी थी। एला बार बार उसकी चोट को देख रही थी।
उसकी आंखों में आंसू थे। वह धीरे से बोली, अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। ऑन हल्का सा मुस्कुराया, तुम ठीक हो, बस मेरे लिए यही काफी है। एला ने पहली बार बिना झिझक उसका हाथ पकड़ लिया। अब मैं तुम्हें अकेला कहीं नहीं जाने दूंगी। उसी समय आरिफ लैपटॉप लेकर उनके पास आया। मुझे लगता है हमें अभी इसी वक्त इस पेन ड्राइव की पूरी जांच करनी चाहिए। ऑन ने सिर हिलाया। आरिफ ने वीडियो दोबारा चलाया। इस बार उसने वीडियो के हर फ्रेम को ध्यान से देखना शुरू किया। वीडियो में बंधे हुए आदमी के पीछे दीवार पर कुछ सेकंड के लिए एक तस्वीर दिखाई दी। आरिफ ने तुरंत वीडियो रोक दिया, तस्वीर को जूम किया। धुंधली तस्वीर धीरे धीरे साफ होने लगी। दीवार पर एक पुराना कैलेंडर टंगा हुआ था। उस पर एक चर्च की तस्वीर बनी थी, लेकिन आरिफ की नज़र कैलेंडर पर नहीं रुकी। उसने कैलेंडर के नीचे दीवार पर बने नंबर पढ़े। तारांकन तारांकन 172 तारांकन। आरिफ तुरंत बोला, ये कोई कोड नहीं, ये किसी कमरे का नंबर है। ऑन ने पूछा, मतलब जिस जगह वीडियो बनाया गया है वहां कमरों की पहचान ऐसे ही होती होगी। आरिफ ने कुछ देर सोचकर अपने फोन पर कई पुरानी तस्वीरें देखनी शुरू की। अचानक उसके चेहरे पर चमक आ गई। मिल गया। ऑन और एला एक साथ उसकी तरफ देखने लगे। ये नंबर पुराने सेंट माइकल चर्च के कब्रिस्तान के पीछे बने तहखाने के कमरों के हैं। ऑन तुरंत खड़ा हो गया, मतलब कल हमें वहीं बुलाया गया है। आरिफ बोला, लेकिन इस बार हम उनके जाल में फंसने नहीं जाएंगे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। उधर शहर से दूर पहाड़ियों के बीच बने पुराने बंगले में विक्रम अपने सामने लगी बड़ी स्क्रीन पर ऑन के घर की लाइव फुटेज देख रहा था। उसके पास वही नकाबपोश आदमी खड़ा था जो पिछली रात भाग निकला था। विक्रम ने बिना उसकी तरफ देखे पूछा, ऑन की चोट कैसी है? हल्की है सर। विक्रम की आंखों में निराशा उतर आई। मैंने कहा था उसे मारना नहीं, बस इतना घायल करना कि वो गुस्से में गलती कर बैठे। आदमी सिर झुकाकर बोला, माफ कीजिए। विक्रम कुर्सी से उठा, धीरे धीरे खिड़की तक गया। बाहर तेज बारिश शुरू हो चुकी थी। वह बुदबुदाया, सलीम, तुम हमेशा सोचते थे कि ताकत हथियार में होती है, लेकिन असली ताकत दिमाग में होती है। वह मुस्कुराया, कल वो खुद मेरे पास आएंगे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सुबह 9:30 बजे पुराने चर्च के बाहर हल्की धुंध छाई हुई थी। सैकड़ों साल पुराना चर्च अब लगभग वीरान था। उसके पीछे फैला कब्रिस्तान और भी डरावना लग रहा था। ऑन अकेला चर्च के मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन उसे पता नहीं था करीब 200 मीटर दूर अलग अलग जगहों पर आरिफ के 6 लोग पहले से तैनात थे। हर किसी के कान में वायरलेस लगा हुआ था। आरिफ दूर खड़ी वैन में बैठकर सब पर नजर रख रहा था। सभी अपनी अपनी पोजीशन पर रहें। कोई भी बिना मेरे आदेश के कार्रवाई नहीं करेगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। ऑन कब्रिस्तान के बीच पहुंच गया। चारों तरफ सिर्फ पुरानी कब्रें थीं। हवा की आवाज के अलावा वहां कुछ नहीं था। अचानक पीछे से ताली बजने की आवाज आई। ऑन पलटा। एक आदमी काले कोट में धीरे धीरे उसकी तरफ चलकर आ रहा था। इस बार उसके चेहरे पर कोई नकाब नहीं था, लेकिन उसकी टोपी आंखों तक झुकी हुई थी। वह कुछ कदम दूर रुक गया। तुम समय के पाबंद निकले। ऑन ने गुस्से से पूछा, विक्रम कहाँ है? आदमी हल्का सा हंसा, इतनी जल्दी? राजा कभी खुद पहली चाल नहीं चलता। ऑन ने उसका कॉलर पकड़ लिया। बकवास बंद करो। आदमी मुस्कुराता रहा, अगर मुझे मारोगे तो सच हमेशा के लिए मर जाएगा। ऑन ने उसे छोड़ दिया। क्या चाहते हो? उस आदमी ने जेब से एक पुरानी चाबी निकाली। तुम्हारे घर का सबसे बड़ा राज। उसने चाबी ऑन की तरफ उछाल दी। अपने पुश्तैनी घर जाओ। स्टोर रूम में पुरानी लकड़ी की अलमारी के नीचे एक गुप्त ताला मिलेगा। ये उसी की चाबी है। ऑन ने पूछा, और वहां क्या है? आदमी मुस्कुराया, तुम्हारे पिता का सबसे बड़ा झूठ। इतना कहकर वह मुड़ा, लेकिन तभी आरिफ की आवाज वायरलेस पर गूंजी, उसे जाने मत देना। चारों तरफ से पुलिस बाहर निकल आई। आदमी भागने लगा। कब्रिस्तान में अफरा तफरी मच गई। वह टूटी हुई दीवार फांदकर जंगल की तरफ भागा। ऑन और आरिफ उसके पीछे दौड़े। करीब 10 मिनट तक पीछा चलता रहा। आखिर वह आदमी एक सूखी नदी के किनारे पहुंच गया। आगे रास्ता बंद था।
पुलिस ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। इंस्पेक्टर चिल्लाया, हथियार फेंक दो। आदमी धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। उसने दोनों हाथ ऊपर उठा दिए और उसके सामने आकर खड़ा हो गया। अब बोल, विक्रम कहाँ है? आदमी ने पहली बार सीधे उसकी आंखों में देखा। तुम अभी भी नहीं समझे? मैं विक्रम का आदमी नहीं, मैं तो उसका बेटा हूं। ऑन और आरिफ दोनों सन रह गए। आदमी मुस्कुराया, मेरा नाम करण है और जिस आदमी को तुम ढूंढ रहे हो वो सिर्फ मेरा पिता नहीं, तुम्हारा अपना चाचा है। इतना कहकर उसने अपनी जेब से एक छोटा सा रिमोट निकाला। आरिफ चिल्लाया, रुको, लेकिन देर हो चुकी थी। करण ने बटन दबा दिया। कुछ ही सेकंड बाद तारांकन धड़ाम, तारांकन तारांकन। कब्रिस्तान के पुराने हिस्से में जोरदार विस्फोट हुआ। धूल और धुएं का विशाल गुबार आसमान में फैल गया। हर तरफ चीख पुकार मच गई। ऑन पलटकर भागा। उसे सिर्फ एक बात याद आई, तारांकन एला, तारांकन तारांकन, क्योंकि विस्फोट ठीक उसी दिशा में हुआ था जहां एला, जोया और बाकी टीम छिपकर निगरानी कर रही थी। धुआं इतना घना था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ऑन पागलों की तरह मलबे के बीच दौड़ने लगा। एला, एला, कोई जवाब नहीं आया। कुछ सेकंड बाद धुएं के बीच से एक हाथ दिखाई दिया। ऑन भागकर वहां पहुंचा। वह एला थी। उसके माथे से खून बह रहा था, लेकिन वह होश में थी। ऑन ने उसे सहारा देकर उठाया। तुम ठीक हो? एला ने दर्द के बावजूद मुस्कुराने की कोशिश की। मैं ठीक हूं, लेकिन उसने कांपते हुए सामने इशारा किया। ऑन ने मुड़कर देखा। जहां कुछ देर पहले करण खड़ा था वहां अब कोई नहीं था। सिर्फ जमीन पर वही पुराना रहस्यमयी लॉकेट पड़ा था और उसके नीचे एक नई चिट्ठी। ऑन ने चिट्ठी उठाई। उस पर सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, तारांकन तारांकन, पहली चाबी तुम्हें मिल गई। अब अगर हिम्मत है तो अपने ही घर का दरवाजा खोलकर सच का सामना करना। वहां से लौटे तो शायद मुझ तक भी पहुंच जाओ। तारांकन तारांकन। नीचे एक बार फिर वही हस्ताक्षर थे, तारांकन तारांकन, विक्रम तारांकन। रात गहराने लगी थी। आसमान में बादल अब भी छाए हुए थे। कब्रिस्तान में हुए धमाके के बाद हर तरफ पुलिस की गाड़ियां, एम्बुलेंस और मीडिया की हलचल थी। लेकिन ऑन का ध्यान किसी और तरफ नहीं था। उसकी मुट्ठी में वही पुरानी पीतल की चाबी कसकर पकड़ी हुई थी। एला ने उसकी तरफ देखा। क्या सच में हम उस अलमारी को खोलने वाले हैं? ऑन ने गहरी सांस ली। अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं है। अगर इतने सालों से कोई हमें इसी सच तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है तो आज वह राज सामने आना ही चाहिए। आरिफ भी उनके पास आ गया। लेकिन एक बात याद रखना, अगर विक्रम ने खुद हमें ये चाबी दी है तो इसका मतलब है कि वह चाहता है कि हम ये दरवाजा खोलें। इसलिए अंदर जो भी होगा वह हमें मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश भी हो सकती है। ऑन ने सिर हिलाया। फिर भी सच जानना जरूरी है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। करीब 1 घंटे बाद तीनों ऑन के पुश्तैनी घर पहुंचे। ये वही पुराना मकान था जहां ऑन का बचपन बीता था। आज पहली बार उसे यह घर अपना कम और किसी अनजान जगह जैसा ज्यादा लग रहा था। घर के अंदर सलीम साहब बैठे हुए थे। उन्होंने ऑन के हाथ में चाबी देखी तो उनका चेहरा उतर गया। तुम लोग वहां तक पहुंच गए? ऑन ने सीधे उनकी आंखों में देखा। अब सिर्फ एक सवाल है अब्बू, स्टोर रूम में क्या छिपा है? सलीम साहब कुछ नहीं बोले। उनकी चुप्पी ही सबसे बड़ा जवाब थी। ऑन बिना एक शब्द कहे स्टोर रूम की तरफ बढ़ गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। स्टोर रूम में वर्षों पुराना सामान धूल से ढका पड़ा था। लकड़ी के बक्से, पुरानी अलमारियां, टूटे हुए फर्नीचर। आरिफ ने टॉर्च जलाए। यही अलमारी होगी। उन्होंने भारी लकड़ी की अलमारी को धीरे धीरे खिसकाया। अलमारी हटते ही नीचे लोहे का एक छोटा सा दरवाजा दिखाई दिया। उसमें जंग लगा पुराना ताला था। ऑन ने कांपते हाथों से चाबी ताले में डाली। तारांकन टक, तारांकन तारांकन। ताला एक ही बार में खुल गया। कमरे में अजीब सी खामोशी छा गई। ऑन ने लोहे का ढक्कन उठाया। नीचे पतली सीढ़ियां अंधेरे में उतर रही थीं। एला ने धीमे से कहा, यहाँ नीचे कोई तहखाना है। आरिफ सबसे पहले नीचे उतरा, उसके पीछे ऑन, फिर एला। सीढ़ियां लगभग 20 फीट नीचे जाकर खत्म हुई। सामने छोटा सा कमरा था। कमरे में बिजली नहीं थी, लेकिन एक कोने में पुरानी मेज रखी थी।
उस पर कई फाइलें, कुछ डायरियां और एक लोहे का संदूक रखा था। साथ ही दीवार पर एक बड़ी सी पारिवारिक तस्वीर टंगी थी। ऑन टॉर्च की रोशनी तस्वीर पर डालते ही ठिठक गया। तस्वीर में उसके पिता सलीम थे, लेकिन उनके साथ खड़ा एक युवक बिल्कुल उन्हीं जैसा दिख रहा था। एला धीरे से बोली, ये विक्रम है। ऑन ने हाँ में सिर हिलाया। दोनों भाइयों के चेहरे लगभग एक जैसे थे, बस फर्क इतना था कि विक्रम की मुस्कान कहीं ज्यादा आत्मविश्वास से भरी हुई थी। आरिफ ने संदूक खोला। अंदर सैकड़ों पुराने कागज थे। सबसे ऊपर एक बंद लिफाफा रखा था। उस पर लिखा था, तारांकन तारांकन, अगर यह पत्र मेरे बेटों के हाथ लगे तो समझ लेना कि मैं सच छिपा नहीं पाया। सलीम, तारांकन तारांकन। ऑन के हाथ कांपने लगे। उसने धीरे धीरे लिफाफा खोला। अंदर कई पन्ने थे। उसने पढ़ना शुरू किया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। तारांकन, ऑन, तारांकन, अगर तुम ये पत्र पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि अतीत फिर हमारे दरवाजे तक पहुंच चुका है। तारांकन, मैंने तुमसे पूरी जिंदगी एक सच छिपाया। तारांकन, तुम्हारा चाचा विक्रम बुरा इंसान पैदा नहीं हुआ था। तारांकन, वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त भी था और भाई भी। तारांकन, लेकिन हमारी जिंदगी में एक ऐसी घटना हुई जिसने सब बदल दिया। तारांकन, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कमरे में सन्नाटा था। ऑन हर शब्द ध्यान से पढ़ रहा था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। तारांकन, फैक्ट्री में आग लगने से पहले मुझे पता चल गया था कि कुछ लोग वहां गैरकानूनी हथियार छिपा रहे हैं। तारांकन, विक्रम ने उन लोगों से पैसे लिए थे, लेकिन उसका इरादा किसी की जान लेने का नहीं था। तारांकन, मैंने पुलिस को सूचना दी ताकि अपराध रुक जाए। तारांकन, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उन्हीं लोगों ने फैक्ट्री उड़ाने की योजना बना ली है। तारांकन, धमाके के बाद मुझे लगा कि विक्रम मर चुका है। तारांकन, मैंने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। तारांकन, मुझे आज तक इस बात का पछतावा है कि मैं उससे बचा नहीं पाया। तारांकन, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ऑन ने पत्र नीचे कर दिया। उसकी आंखें भर आई थीं। तो अब्बू ने जानबूझकर धोखा नहीं दिया था। एला ने उसका कंधा पकड़ लिया। उन्होंने जो सही लगा वही किया। तभी आरिफ की नजर संदूक के नीचे रखी एक मोटी फाइल पर गई। उस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, प्रोजेक्ट वी तारांकन। आरिफ ने फाइल खोली। अंदर कई नाम, बैंक रिकॉर्ड, पुराने नक्शे और तस्वीरें थीं। अचानक उसकी आंखें एक फोटो पर टिक गईं। वह फोटो देखकर उसका चेहरा बदल गया। ऑन ने पूछा, क्या हुआ? आरिफ ने कांपते हाथों से फोटो उसकी तरफ बढ़ाई। इसे देखो। ऑन ने फोटो देखी। उसकी सांसें रुक गईं। तस्वीर में विक्रम अकेला नहीं था। उसके साथ पुलिस की वर्दी पहने एक आदमी खड़ा था, और वह कोई अनजान व्यक्ति नहीं था। वह वही इंस्पेक्टर था जो पिछले कई महीनों से इस पूरे केस की जांच कर रहा था। एला अविश्वास से बोली, ये कैसे हो सकता है? आरिफ गंभीर हो गया। अब समझ आया। हर बार अपराधी पुलिस पहुंचने से पहले कैसे भाग जाते थे। हर बार हमारी जानकारी लीक कैसे हो जाती थी। हमारे बीच ही कोई था। उसी समय ऊपर से दरवाजा बंद होने की जोरदार आवाज आए। तारांकन, धड़ाम। तारांकन, तारांकन। तीनों चौंक गए। ऑन सीढ़ियों की तरफ भागा, लेकिन ऊपर जाने वाला लोहे का दरवाजा बाहर से बंद हो चुका था। एला ने जोर से आवाज लगाई, कौन है? कोई जवाब नहीं आया। कुछ सेकंड बाद तहखाने की दीवार पर लगा पुराना स्पीकर अपने आप चालू हो गया। फिर वही ठंडी, भारी आवाज गूंजी, बधाई हो, तुमने पहला सच जान लिया। ऑन गुस्से में चिल्लाया। विक्रम। हल्की हंसी सुनाई दी। नहीं, मैं विक्रम नहीं हूं, मैं सिर्फ उसका संदेश पहुंचा रहा हूं। फिर आवाज बोली, ऊपर जिस इंसान पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो, उसी ने अभी तुम्हें इस तहखाने में बंद किया है। तीनों एक दूसरे को देखने लगे। आरिफ का चेहरा अचानक सख्त हो गया। उसे जैसे किसी बात का एहसास हुआ। नहीं, अगर ये सच है तो। उसी क्षण ऊपर से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। फिर उसी इंस्पेक्टर की आवाज आई, माफ करना ऑन, लेकिन इस खेल में मुझे बहुत पहले अपनी तरफ चुननी पड़ी थी। ऑन की आंखों में अविश्वास था। इंस्पेक्टर, आप? ऊपर से हल्की हंसी सुनाई दी। अब तक तुम विक्रम को ढूंढ रहे थे, अब समझो वो तुमसे हमेशा 2 कदम आगे क्यों था।
इतना कहकर कदमों की आवाज दूर चली गई। कुछ ही पल बाद तहखाने की एक दीवार के भीतर से तारांकन तारांकन टिक 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 तारांकन तारांकन की आवाज आने लगी। आरिफ का चेहरा सफेद पड़ गया। वह दीवार की तरफ दौड़ा। उसने हाथ लगाकर सुना, फिर घबराकर चिल्लाया, ऑन! ये टाइमर की आवाज है। इस तहखाने में बम लगाया गया है। टिक 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 तहखाने में गूंजती उस आवाज ने कुछ पल के लिए तीनों की सांसें रोक दी। एला ने घबराकर ऑन का हाथ पकड़ लिया। ऑन! आरिफ तुरंत दीवार के पास घुटनों के बल बैठ गया। उसने कान लगाकर आवाज सुनने की कोशिश की। कुछ सेकंड बाद उसने गहरी सांस ली। रुको, ये आवाज दीवार के अंदर से नहीं आ रही, ऑन ने पूछा। फिर आरिफ ने टॉर्च की रोशनी पूरे कमरे में घुमाई। उसकी नजर सामने रखी लोहे की मेज पर पड़ी। मेज के नीचे एक पुरानी धातु की घड़ी रखी थी। वही टिक टिक की आवाज कर रही थी। एला ने राहत की सांस ली। मतलब बम नहीं है? आरिफ ने सिर हिलाया। नहीं, ये हमें डराने के लिए रखा गया है। विक्रम चाहता है कि हम घबराकर गलती करें। ऑन ने मुट्ठियां भींच ली। हर बार वो हमारे दिमाग से खेलता है। इसी बीच आरिफ की नजर कमरे की दूसरी दीवार पर गई। वह धीरे धीरे उसके पास गया। दीवार पर हाथ फेरते हुए अचानक रुक गया। ऑन, इधर आओ। ऑन उसके पास पहुंचा। दीवार का एक हिस्सा बाकी जगहों से अलग दिखाई दे रहा था, जैसे कभी उसे दोबारा चिनाई करके बंद किया गया हो। आरिफ ने लकड़ी का पुराना हथौड़ा उठाया। धीरे से दीवार पर चोट मारी। तारांकन ठक ठक तारांकन तारांकन। बीच का हिस्सा खोखला था। ऑन समझ गया। दोनों ने मिलकर ईंटें निकालनी शुरू कर दी। करीब 10 मिनट की मेहनत के बाद दीवार का एक हिस्सा टूट गया। उसके पीछे एक संकरा रास्ता दिखाई दिया। ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। एला हैरान रह गई। यहाँ एक और रास्ता था। आरिफ मुस्कुराया। पुराने घरों में ऐसे गुप्त रास्ते आम बात थे। शायद सलीम साहब ने भी इसके बारे में कभी नहीं जाना। ऑन ने टॉर्च उठाए। चलो। तीनों सावधानी से उस रास्ते में आगे बढ़ने लगे। लगभग 50 कदम चलने के बाद सुरंग एक छोटे से कमरे में खुली। कमरा पूरी तरह खाली था। बस बीच में एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी रखी थी। कुर्सी पर एक टेप रिकॉर्डर रखा था। जैसे ही ऑन कमरे में दाखिल हुआ, टेप रिकॉर्डर अपने आप चल पड़ा। कुछ सेकंड तक सिर्फ खरखराहट सुनाई दी। फिर एक भारी आवाज गूंजी। अगर तुम यहां तक पहुंच गए हो, तो इसका मतलब है कि तुम पहले से ज्यादा समझदार हो चुके हो। ऑन ने दांत भींच लिए। विक्रम, आवाज हंसी। इतनी जल्दी मिलने की कोशिश मत करो। पहले अपनी कहानी पूरी सुन लो। कुछ पल की खामोशी के बाद आवाज फिर गूंजी। तुम्हारे पिता ने सिर्फ मुझे नहीं खोया, उन्होंने अपने सबसे बड़े वादे को भी तोड़ा। एला ध्यान से सुन रही थी। आवाज आगे बोली, हम दोनों ने एक कसम खाई थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपने परिवार को कभी अलग नहीं होने देंगे। लेकिन जब पुलिस फैक्ट्री पहुंची, तुम्हारे पिता ने मुझे अकेला छोड़ दिया। ऑन गुस्से से बोला, झूठ, उन्होंने तुम्हें बचाने की कोशिश की थी। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर आवाज आई, तुम्हें यही बताया गया है, लेकिन सच अभी अधूरा है। रिकॉर्डिंग अचानक बंद हो गई। एला ने चारों तरफ देखा। बस। आरिफ आगे बढ़ा। उसे कुर्सी के नीचे एक छोटा सा डिब्बा दिखाई दिया। उसने खोला। अंदर एक पुरानी जेब घड़ी और आधा जला हुआ फोटो था। फोटो में दो युवक कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। एक सलीम, दूसरा विक्रम। लेकिन तस्वीर के पीछे कुछ लिखा था। ऑन ने पढ़ा, तारांकन तारांकन, भाई से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं होता। अगर कभी मैं गलत रास्ते पर जाऊं, तो मुझे रोक लेना। विक्रम, तारांकन तारांकन। ऑन कुछ पल तक तस्वीर को देखता रहा। उसकी आंखें भर आईं। तो फिर इतनी नफरत कैसे पैदा हो गई? आरिफ ने धीमे स्वर में कहा। कोई तीसरा आदमी था जिसने दोनों भाइयों के बीच जहर घोला। तभी ऑन का फोन बज उठा। स्क्रीन पर अनजान नंबर था। ऑन ने कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ कुछ पल तक कोई नहीं बोला। फिर एक शांत लेकिन भारी आवाज सुनाई दी। तस्वीर देख ली। ऑन का चेहरा सख्त हो गया। विक्रम, हाँ, पहली बार तुमने मुझे सही पहचाना। ऑन ने गुस्से में कहा। कहाँ हो तुम? विक्रम हल्का सा हंसा। यहीं, बहुत पास। ऑन ने चारों तरफ देखा। अगर हिम्मत है तो सामने आओ।
विक्रम बोला, सामने आने का समय भी आएगा, लेकिन पहले मैं चाहता हूं कि तुम अपने पिता से सिर्फ एक सवाल पूछो। ऑन चुप रहा। विक्रम ने कहा, उनसे पूछना। तारांकन, फैक्ट्री में आग लगने से 5 मिनट पहले उस कमरे में तीसरा आदमी कौन था? तारांकन, ये कहकर उसने फोन काट दिया। तीनों कुछ पल तक एक दूसरे को देखते रहे। आरिफ की भौहें सिकुड़ गईं। तीसरा आदमी, अगर सचमुच वहां कोई तीसरा व्यक्ति था, तो पूरी कहानी बदल सकती है। ऑन बिना कुछ बोले तेजी से सुरंग से बाहर निकलने लगा। करीब 20 मिनट बाद तीनों वापस ऊपर घर में पहुंचे। सलीम साहब अब भी ड्राइंग रूम में बैठे थे। उनके चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। ऑन सीधे उनके सामने जाकर खड़ा हो गया। अब्बू, सलीम साहब ने उसकी तरफ देखा। ऑन ने धीमी लेकिन ठंडी आवाज में पूछा, फैक्ट्री में आग लगने से 5 मिनट पहले आपके और चाचा विक्रम के अलावा उस कमरे में तीसरा आदमी कौन था? ये सवाल सुनते ही सलीम साहब का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उनके हाथ से चाय का कप नीचे गिरकर टूट गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। कई सेकंड तक वह कुछ नहीं बोले। फिर उन्होंने कांपती आवाज में कहा, तुम्हें ये नाम किसने बताया? ऑन ने जवाब दिया, विक्रम ने। सलीम साहब ने आंखें बंद कर लीं। उनकी पलकों से आंसू बह निकले। उन्होंने धीमे से कहा, अगर उसने उस तीसरे आदमी का जिक्र कर दिया है, उद्धरण चिन्ह ... तो समझ लो, उद्धरण चिन्ह ... अब वह आखिरी पड़ाव की तैयारी कर चुका है। एला ने घबराकर पूछा, वो तीसरा आदमी कौन था? सलीम साहब ने मुश्किल से होंठ खोले। उसका नाम। इतने में बाहर जोरदार ब्रेक लगने की आवाज आए। सभी खिड़की की तरफ दौड़े। घर के बाहर एक सफेद वैन खड़ी थी। उसका दरवाजा धीरे धीरे खुला। 2 नकाबपोश आदमी बाहर उतरे। उन्होंने बिना कुछ बोले घर के गेट पर एक बड़ा सा लकड़ी का बक्सा रख दिया। फिर वापस वैन में बैठे और तेजी से वहां से निकल गए। ऑन और आरिफ तुरंत बाहर पहुंचे। बक्से पर लाल रंग से सिर्फ एक वाक्य लिखा था, तारांकन, सच खोलने की कीमत हमेशा भारी होती है। तारांकन। आरिफ ने सावधानी से बक्सा खोला। ढक्कन खुलते ही अंदर जो चीज रखी थी उसे देखकर ऑन के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उस बक्से में एक पुरानी पुलिस वर्दी, खून से सना हुआ बैज और एक तस्वीर रखी थी। तस्वीर में सलीम, विक्रम और उनके बीच खड़ा वही तारांकन, तीसरा आदमी। तारांकन मुस्कुरा रहा था, लेकिन इस बार पहली बार उसका चेहरा पूरी तरह साफ दिखाई दे रहा था। तस्वीर को देखते ही पूरे आंगन में ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे समय कुछ पल के लिए थम गया हो। ऑन की उंगलियां कांप रही थीं। उसने तस्वीर को ध्यान से देखा। बीच में खड़ा वह आदमी पुलिस की वर्दी में था। चेहरे पर हल्की मुस्कान, आंखों में अजीब सी चमक। एला धीरे धीरे ऑन के पास आए। क्या आप इन्हें पहचानते हैं? ऑन ने सिर हिलाया। नहीं, मैंने इन्हें पहले कभी नहीं देखा। आरिफ ने तस्वीर अपने हाथ में ली। जैसे ही उसकी नजर उस चेहरे पर पड़ी, वह अचानक बिल्कुल शांत हो गया। उसके चेहरे का रंग बदल चुका था। ऑन ने तुरंत पूछा, आरिफ, क्या हुआ? आरिफ कुछ सेकंड तक तस्वीर को घूरता रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, मैं इन्हें जानता हूं। सब एक साथ उसकी तरफ देखने लगे। इनका नाम उद्धरण चिन्ह ... डीएसपी इमरान खान था। सलीम साहब की सांस जैसे रुक गई। उन्होंने कुर्सी का सहारा लिया। तुम इन्हें जानते हो? आरिफ ने गहरी सांस ली। जानता ही नहीं, मैंने पुलिस ट्रेनिंग उन्हीं के अधीन शुरू की थी। ये सुनकर सब हैरान रह गए। आरिफ आगे बोला, करीब 25 साल पहले अचानक उनकी मौत की खबर आई थी। केस बंद कर दिया गया। रिकॉर्ड में लिखा गया कि फैक्ट्री ब्लास्ट में उनकी भी मौत हो गई। ऑन ने तस्वीर की तरफ देखा। लेकिन अगर ये उस दिन मरे थे, तो फिर विक्रम इन्हें आज तक क्यों याद कर रहा है? सलीम साहब ने कांपते हाथों से तस्वीर ली। उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े, क्योंकि असल कहानी वहीं से शुरू हुई थी। योजक चिन्ह। सभी लोग ड्राइंग रूम में बैठ गए। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ बोलने की। आखिर सलीम साहब ने खुद चुप्पी तोड़ी। जिस दिन फैक्ट्री में आग लगी, उस दिन सिर्फ मैं और विक्रम नहीं थे, डीएसपी इमरान भी वहीं मौजूद थे। ऑन ध्यान से सुन रहा था। इमरान मेरा दोस्त था,
लेकिन वह उस समय एक गुप्त जांच कर रहा था। उसे खबर मिली थी कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय तस्कर हमारी फैक्ट्री का इस्तेमाल हथियार छिपाने के लिए कर रहे हैं। आरिफ ने पूछा। फिर सलीम साहब बोले, मैंने और इमरान ने मिलकर तय किया कि रंगे हाथों सबको पकड़ेंगे, लेकिन उन्होंने आंखें बंद कर लीं। हमें नहीं पता था कि उन लोगों के बीच कोई ऐसा भी था। उद्धरण चिन्ह ... जो पुलिस की हर जानकारी बाहर पहुंचा रहा था। ऑन ने धीरे से पूछा, क्या वो? सलीम साहब ने सिर हिलाया। हाँ, कोई पुलिस के अंदर से ही खबर पहुंचा रहा था। योजक चिन्ह। उसी समय शहर से बहुत दूर एक आलीशान बंगले के अंदर विक्रम अपने सामने लगी बड़ी स्क्रीन पर ऑन के घर का लाइव वीडियो देख रहा था। उसके पास करण खड़ा था। करण मुस्कुराया। उन्होंने तस्वीर देख ली। विक्रम ने बिना स्क्रीन से नजर हटाए कहा, यही तो मैं चाहता था। करण बोला, अब आगे। विक्रम कुर्सी से उठा, धीरे धीरे कमरे में टहलते हुए बोला, अब सलीम खुद सच बताएगा, और जब आधा सच सामने आएगा तब बाकी आधा सच उन्हें खुद तोड़ देगा। करण ने पूछा, क्या आपको यकीन है? विक्रम मुस्कुराया, भरोसा सबसे खतरनाक हथियार होता है। योजक चिन्ह। उधर ऑन ने अपने पिता से पूछा, फिर धमाका कैसे हुआ? सलीम साहब कुछ पल चुप रहे।